अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हकीकत विद मोना आलम। नाजरीन, हुकूमती वुज़रा फवाद चौधरी साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर, हमाद अजहर साहब कल फिर से एक और बड़ी डैमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ सामने आए। खास तौर पे अपोजिशन के लिए बहुत ही हैरान और परेशान कुन। सिर्फ नैब नहीं नाजरीन, सबसे पहले तो उनका जो पैगाम था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ये था कि तमाम जो मुआशरे के जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको साथ इकट्ठे होकर करप्शन के खिलाफ जंग में अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। और जो एक बात सामने आ रही है वो ये सामने बड़ी पिछले कुछ दिन से ये चीज लूम कर रही है कि सिर्फ एक सेगमेंट नहीं होता, लेकिन बाकायदा पूरी सोसाइटी में इस तरह के सिस्टम्स बनाए जाते हैं जो कि प्रो करप्शन होते हैं। और इसी तरह से इसी वजह से करप्शन का अमल सामने आया, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग वाले जितने मामलात हैं वो सामने आए, क्योंकि वो तमाम चीजें नाजरीन एक सिस्टम के तहत फैसिलिटेट की गई हैं। लिहाजा कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो ये कहा गया है कि उस सिस्टम के तहत उसको नल एंड वॉइड करने के लिए पूरे मुआशरे को सामने आना पड़ेगा अगेंस्ट द फाइट इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन। नाज़रीन, इसके साथ साथ अगर अपोजिशन के एतबार से जो बयानात सामने आए हैं और जो डैमिंग रेवलेशंस एज वी एफोर मेंशन्ड सामने आई हैं वो ये है कि जदीद करप्शन की जो बुनियाद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो शरीफ फैमिली ने रखी है। और साथ साथ इसहाक डार साहब को बतौर इकोनॉमिक हिटमैन उनको बोला गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 के तहत जो उसमें कुछ इस तरह के प्रोविजंस थे कि इन तरह की चीजों को और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को, पैसा बाहर मुंतकिल करने को और ब्लैक मनी को वाइटन करने के हवाले से इन तमाम मामलात पर वो फैसिलिटेट करता था ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें जिद्दत पैदा की इस मॉडल में जो कि शरीफ फैमिली की तरफ से मुबैना तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और साथ साथ नाजरीन एक और हुदैबिया पेपर मिल्स का जो इस पे मॉडल सामने आता है, आपको याद होगा नाजरीन कि फवाद चौधरी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है वजीर आजम साहब से पिछले कुछ दिनों पहले सम टाइम अबाउट लास्ट टू लास्ट वीकेंड, तो उसमें भी ये बात सामने आई थी कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस का जो मॉडल है उसके तहत वो पूरा मॉडल अगर स्टडी किया जाए तो वो करप्शन की बुनियादों को नुमाया करता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि उस कन्फेशनल स्टेटमेंट का भी हवाला दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 2008 में इसहाक डार साहब की तरफ से सामने आई थी टू द मजिस्ट्रेट, जब उन्होंने कंफेस किया था इन तमाम एक्टिविटीज को। बाद में नाजरीन उसमें क्या हुआ वो आप सबको पता है कि आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब फिर अपने उस बयान से वो बैक ऑफ भी हो गए। उन्होंने कहा कि अंडर प्रेशर उनसे ये बयान लिया गया था और एक एनआरओ लाइक सिचुएशन भी प्रिवेल करने लगी। मजीद नाजरीन इस पे बात जब हम करते हैं तो एज वी स्पीक हमें पता है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं नैब के करप्शन के एतबार से और करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, प्रोब करने के लिए, उनमें एक नई जान पड़ गई है बिलखुसूस इस अप्रैल के माह में। और एज वी स्पीक ये तमाम इन्वेस्टिगेशंस ऑन द गो हैं। हमजा शहबाज साहब का जो केस सामने आया था उसके बाद हमने देखा है कि मजीद ये बात कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई कि शहबाज शरीफ साहब के जितने भी जो उनके रिश्तेदार हैं, चाहे उनके बेटे हो, उनकी बेटी हो, उनकी अहलिया हो, वो तमाम लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन जोर पकड़ रही है। साथ साथ नाज़रीन 97-98 में 45 इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स में ये पैसा वापस मुंतकिल किया गया और ये तमाम बैंक अकाउंट्स शरीफ फैमिली के मेंबरान के हैं, कुछ बैंक अकाउंट्स उनके दूर पार के रिलेटिव्स के, उनके रिश्तेदारों के हैं। और एक तरफ तो ये बयानिया हमें बड़ा जोर पकड़ता हुआ नजर आता है हुकूमत की तरफ से। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जब इमरान खान साहब वजीर आजम लाहौर गए थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अभी तक तो पीटीआई ने कोई केसेस इनिशिएट नहीं किए थे इन तमाम अनासिर के खिलाफ, लेकिन अब पीटीआई नए केसेस भी इनिशिएट करेगी। अपोजिशन जमातों का इस वक्त भी जो रद्द अमल है वो भी बड़ा मुनफरिद है। एक तरफ जहां हुकूमती वज़रा ये कहते हैं कि तकरीबन $60 बिलियन का इजाफा हुकूमती जो कर्जे हैं उनमें किया गया है पिछले गुज़िश्ता 10 साल से, और उन तमाम के ताने बाने इन्हीं तमाम करप्शन की एलिगेशंस के साथ जुड़ते हैं। वहां पर दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें कॉन्स्टेंटली अपने नैरेटिव के साथ ये नजर आती हैं कि ये तमाम केसेस उनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और उनके पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का ये एक जरिया बनकर सामने आ रहे हैं। ओवर द वीकेंड नाजरीन आपने जैसे देखा कि हमजा शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की बातें की
की, उन्होंने डीजी नैब लाहौर के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनकी जिस तरह की गुफ्तगू हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम, हम उस पर मजीद रोशनी डालेंगे कि उन्होंने बाकायदा एक दफा फिर से इसको रिआइटरेट किया कि ये पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का एक जरिया बन के सामने आ रही है। नंदलेस नाजरीन, क्या ये लूटा हुआ पैसा मुबैना तौर पे मुल्क वापस आ पाएगा? दैट इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। क्या ये आम आदमी की जिंदगी को अब आसान कर पाएगा, उनके जिंदगी के मयार को बेहतर कर पाएगा? ये भी एक बहुत पर्टिनेंट सवाल है हम सबके लिए। और इन तमाम पहलुओं पे एक तो हम इन डैमिंग रेवलेशंस, क्योंकि बहुत ही हैरानकुन रेवलेशंस हैं जो कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं, हम इनकी टेक्निकल डिटेल्स पर भी रोशनी डालेंगे, साथ साथ हम सियासी बयानियों को भी साथ लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले नाजरीन, पहले तो अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं एंड देन वील रीड आउट अ ट्वीट बाय द प्राइम मिनिस्टर टू यू। जब वजीर आजम इमरान खान ने ओवर द वीकेंड ही एक ट्वीट की थी। तो पहले तो विदाउट फर्दर अडू हमारे गेस्ट हमारे साथ जो आज तशरीफ फरमा है, आरिफ चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ लीगल एक्सपर्टीज के लिए तशरीफ फरमा है। यूर ऑल्सो द फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और उनके साथ ही तशरीफ फरमा है निसार अहमद चीमा साहब, रुकन कौमी असेंबली फ्रॉम द PMLN। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम लाहौर मौजूद हैं बैरिस्टर आमिद हसन साहब रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू ऑल द थ्री जेंटलमैन। बैरिस्टर साहब आपको भी, निसार साहब, आरिफ साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में। और हमारे साथ PTI की नुमाइंदगी करते हुए आफ्ताब जहांगीर साहब ओवर द कॉल होंगे। शुक्रिया आफ्ताब साहब कि आपने इतना लास्ट मोमेंट पे वैसे हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। बाकायदा आगाज करते हैं। आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइएगा कि इन तमाम रेवलेशंस में जितना वजन है, लेकिन ओके यस, देयर इज अ ट्वीट बाय द प्राइम मिनिस्टर व्हिच वी आर सपोज्ड टू रीड राइट नाउ। उस पर हम लोग थोड़ा नजर डालते हैं क्योंकि वो जरूरी इसलिए है कि ये सिस्टम की निशानदही ये ट्वीट करती है। द ट्वीट, इफ वी कैन हैव दैट ऑन द स्क्रीन। वजीर आजम इमरान खान ने ये की और इसमें जो ट्वीट है वो उस पर कहती है, जैसे आप देख सकते हैं, एक जब पिक्चर उन्होंने कोट उन्होंने इसमें ट्वीट किया है। The quote says, when plunder becomes a way of life for a group of men in society, over the course of time, they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it. More or less की वही गुफ्तगू है नाजरीन जो हमने आपसे इस वक्त की। और साथ साथ वजीर आजम इमरान खान के अपने वर्ड्स इसमें, the truth of this saying is reflected clearly in the way money launderers are treated and the way they have behaved with indignation when questioned. ये तमाम जो एक कोवर्टेड रेफरेंस है ऑपोजिशन के उन सेगमेंट्स की तरफ है जो कि इन्वेस्टिगेट इस वक्त हो रहे हैं और जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो आरिफ साहब, इस बारे में बताइएगा, कितना वजन आप देखते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट को एक तो रेफर किया गया है, ये बताइएगा कि इसमें प्रोविजंस कौन से हैं इस तरह के, और हुदैबिया पेपर मिल्स का जो ये मॉडल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर भी कुछ रोशनी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच। बात सीधी ये है कि हर दौर में जितने भी अदवार गुजरे हैं उसमें कोशिश ये की गई कि ऐसी SROs और ऐसे बिल कानून की शक्ल में लाए जाएं या ऑर्डिनेंसेस की शक्ल में लाए जाएं जिससे पैसा जो है वो वाइट मनी यानी हो सके जो ब्लैक मनी थी, और बाहर से भी पैसा आने का। और फिर ऐसी SROs भी आपको नजर आएंगे कि जो स्पेसिफिक थे, यानी जिसमें कुछ किसी माल को लाना था उसकी आपने सिर्फ उस हद तक यानी टैक्स की छूट दी या कस्टम में छूट दी, और जो ही वो आपका काम हो गया और उसके बाद वो वापस चला गया। ये सारी वो चीजें हैं, सारी तफसीलात है जो आपके सामने हर वक्त आती रहती है। मेरे नजदीक जो सबसे अहम सवाल है वो आपके नाज़रीन की खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है ये चाइना नहीं है और पाकिस्तान शुमाली कोरिया भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अदालतें वही अदालतें हैं जो इससे पहले मौजूद थी, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन के इदारे भी वही मौजूद हैं जो पहले से मौजूद हैं। और इस सारी सूरत हाल में ये बयानियां या ये चीजें सामने आना, ये तो बाहर सूरत ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कई लिहाज से नाकाबिल तरदीद है, क्योंकि जब ये चीजें आती हैं तो उसके बाद फिर इनका जवाब जो है वो इस सूरत में आता है कि जनाब वो गालियां शुरू हो जाती हैं, या फिर उसमें ऐसी बात कि जी हमें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और जबकि बज़ाहिर कोई सूरत हाल मुझे ऐसी इंतकाम वाली नजर इसलिए भी नहीं आती कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो माजी में हुकूमत में रही है उनका अब यानी पिछले दौर में जब ये केसेस शुरू हुए हैं उस वक्त कोई गवर्नमेंट के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं था। एक तो गवर्नमेंट में मौजूद थे, दूसरे जो थे वो भी काफी हद तक गवर्नमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका वो साथ दे रहे थे। बहुत सारे मामला जो थे बलूचिस्तान में भी इस तरह के हो रहे थे जिसमें हम नहीं ये कह सकते कि जनाब कोई ऐसा
ऐसा उनका इलामिया या बयानिया ऐसा था। सेनेट इलेक्शंस में भी बड़ा सेनेट इलेक्शन में भी उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया, साथ दिया। तो इस सारे मामले में यानी एक वो बयानिया फिर तैयार किया जाता है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जब उनके मामले में पानामा केस आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये खलाई मखलूक का तैयार करदा है और वो मुझे हटाना चाहती है। फिर जब उस वक्त आपको याद होगा आरिफ साहब, जब वो हट गए उन्होंने ये कहा था कि मुशर्रफ के खिलाफ जो मैं खुसूसी अदालत में केस चला रहा था उसकी वजह से ये तमाम चीजें मेरे खिलाफ हुई। हालांकि वो केस का भी सबको पता है कि किस तरह मुशर्रफ साहब गए और वो क्या चला रहे थे या नहीं चला रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा के खिलाफ चीजें आना शुरू हुई तो उन्होंने और कुछ नहीं तो कम अज कम ये कह दिया कि जनाब ये तो 8वीं तरमीम जो है उसको खत्म, 18वीं तरमीम के बारे में रात भी एक जगह मैंने अर्ज किया टीवी पे कि भाई ना तो इस पोजीशन में है हुकूमत कि उसके पास न्यूमेरिकली वो ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 18वीं तरमीम को छेड़ सके। तो छोटी छोटी बातें जो वहाँ लोकल सतह पे हो रही हैं, वो भी सिंध में वो और उनके अपने मसाइल है सिंध गवर्नमेंट के साथ पीटीआई की जो अपोजिशन है उनके उसको बुनियाद बनाकर इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर देना कि जनाब इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन, और वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका ना कोई हमें सर नजर आता है, ना पैर नजर आता है, ना मुस्तकबिल नजर आता है। उसकी वजह यह है कि थोड़े से नंबरों के साथ जो आगे है उसको आप उससे क्या कहेंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट के लिए कौन ऐसा काम करेगा और इतनी इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो तस्लीम करनी चाहिए कि हकायक के साथ जो उसका हल उन्होंने बताया वो हल कोई मेरे नजदीक ऐसा हल नहीं है जिसको बहुत ज्यादा काबिल अमल समझा जाए। ये वही बात है, ये आखिरी छोटा सा जुमला बोलना चाहता हूं, ये वही बात है जो अक्सर हम जब कुछ नहीं कर सकते तो हम कहते हैं बुराई का इलाज जो है वो सारी मुआशरे की इस्लाह होनी चाहिए। सारा मुआशरा, भाई सारा मुआशरा इस तरह नहीं आता। मुआशरे ने जब आपको इख्तियार दिया है तो आपको कानून साजी करनी होगी, फिर आपको अपने वो लोग जिन्होंने उस कानून पे अमल दरामद करना है वो लोग ऐसे लाने होंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी अबव द बोर्ड हो, इंटेग्रिटी प्लस उनके अंदर सलाहियत ऐसी हो कि वो इस तरह के जुराइम का खात्मा कर सके। और साथ ही साथ नैब जो है, नैब को भी अपनी साख बचाने के लिए जो अब काफी लिहाज से कई तरफ से हमलों में है, उन्हें भी चाहिए कि बजाय हर जगह नए से नए केस खोलने के जितने खुले हुए हैं उनके पास पहले ऑलरेडी एड्रेस कर लिया केस बनाकर लोगों को पता चल सके कि ये जनाब केस था इसमें। अच्छा आरिफ साहब हमें इजाजत दीजिएगा, आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन द फोन लाइन में, उनसे एक दफा बात कर लूं। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम होना जी, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का कि आपने इतना लास्ट मोमेंट पे हमें ग्रेस किया है, ज्वाइन किया है। मैं आफ्ताब साहब आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाजत दें पहले मैं निसार अहमद चीमा साहब जो कि पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका पहले नुक्ता नजर आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगी और फिर हमारे साथ लाहौर से बैरिस्टर आमिर हसन है रिप्रेजेंटिंग द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो निसार साहब आप बताइएगा, ये तमाम जो बयानिया आपकी तरफ से आ रहा है, आरिफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, यकीनन मैं उनके जो पॉइंटर्स हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव वो मैं आफ्ताब साहब से पूछूंगी, बट व्हाट अबाउट द पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग यू। वो कह रहे हैं कि ये बड़ी स्टेटिस्टिकली करेक्ट थी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये दो बातें जो चौधरी साहब ने जिनका जिक्र किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से एमनेस्टी स्कीम का जिक्र हुआ, देखें किस कदर अफसोसनाक और दोहरे मेयार हैं। इस तरह की स्कीम एमनेस्टी स्कीम जब हमारे दौर में आई, मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो क्या क्या इस पे इल्जाम नहीं लगे, किस किस तरह इसकी मुखालफत नहीं की गई, क्या क्या नहीं कहा गया। ये IMF के पास सूरत ये हम जाएं तो वो एक नाकाबिल माफी जुर्म हो जाता है, ये जाएं तो एक काबिल फख्र कारनामा हो जाता है, हम बाहर से इमदाद लें तो वो शर्मनाक है, ये लें तो एक पैकेज और बड़ा काबिल फख्र है। वही बात तो वही हुई ना कि तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, मेरी जुल्फ पे पहुंची, हाँ तुम्हारी जुल्फ नहीं, नहीं तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। तो बात ये है कि देखें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जिसका जिक्र हुआ, ये देखें ये फवाद चौधरी साहब या उनके साथी जो थे उनकी बुखलाहट और झंझलाहट का बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है। और बुखलाहट की वजह क्या है? वजह ये है कि एक तो ये कि गवर्नमेंट का और नैब का जो अलायंस है, जिसको हमेशा हमने अनहोली अलायंस का है, उस अलायंस की बुनियाद पे इनको जो तवक्को थी
کہ جس طرح کے نتائج یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل نہیں کر پا رہے، کیونکہ عدالتیں میرٹ پہ انصاف کر رہی ہیں، انصاف کی بنیاد پہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے ہماری لیڈرشپ کو، یہ ان کی جنجائش کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ صاحب آپ مخاطب ہیں وہ جو لاہور ہائی کورٹ سے ابھی جو ریسنٹ کچھ ابھی ریلیف مسلسل مل رہا ہے، دیکھیں نا شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ سے مل رہا ہے، لاہور عدالت عالیہ سے مل رہا ہے، یہ کسی خاص اسپیسیفک ہائی کورٹ کی بات نہیں ہے، عدالت عالیہ سے مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مونا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میاں شہباز شریف کو جب عدالت عالیہ نے ضمانت پہ رہا کیا تو انہوں نے 3 پوائنٹس جو جن کا ذکر کیا بڑے امپورٹنٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی بدعنوانی ثابت نہیں ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مس یوز آف پاور ثابت نہیں ہوئی، اور تیسری بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ نے کہا، میں نے نہیں کہا، نہ کسی اپوزیشن لیڈر نے، عدالت عالیہ نے کہا، ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ نیب کا یہ احتساب کے حوالے سے ان کی پیک اینڈ چوز پالیسی سے نیب کی بدریتی کا اظہار ہوتا ہے۔ بدریتی کا اظہار اگر ایک فکر نہیں ہوئے ہیں یہ بتائیے کہ اگر نیب یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے نیب کے عدالت عالیہ کہہ رہی ہے کہ نیب کی بدریتی کا اظہار ہوتا ہے تو کیا نیب کے سارے بنائے ہوئے کیسز مشکوک نہیں ہو جاتے؟ اور یہ اور دوسری ایک وجہ ان کی جنجلاہٹ کی، بکھلاہٹ کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے عوام کو ریلیف دینے کے، وہ سارے سبز باغ تو یہ ہوا ہو گئے، وہ تو ایک ڈراؤنا خواب بن گئے۔ صاحب یہ بتائیں کہ اکویٹل ہوا ہے یا سسپینڈ یہ بریت وہ ہوئی ہے یا پھر ضمانت ہوئی ہے؟ ضمانت ہے نا، ضمانت جس بنیاد پہ ہوئی ہے بالکل صحیح ہے، لیکن ضمانت کے دیتے وقت ہائی کورٹ کے جو ریمارکس ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، بڑے سگنیفیکینٹ۔ اسی سے روکا ہے سپریم کورٹ نے کہ ایسے ریمارکس میں نہیں دینے چاہیے ہائی کورٹ کو کہ بیل کے معاملے۔ آفتاب جہانگیر صاحب آپ کا موقف آ جائے، یہ تو ایک آپ نے گفتگو سنی ہے نثار صاحب کی، ہم بیرسٹر صاحب کی طرف بھی جائیں گے، وہ بھی یقیناً اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں بہت بھائی چارہ نظر آ رہا ہے، ایم شور وہ سیکنڈ کریں گے نثار صاحب کو۔ تو یہ بتائیے گا آفتاب صاحب کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو کیسے آپ ریفیوٹ کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کا دھیان بٹانا چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ یہ تمام کیسز انیشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ گورننس پہ دھیان نہ جائے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مونا اور تمام میرے دوسرے دوستوں کو سلام۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، ابھی چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ یہ جو بھی مقدمات ہیں نہ تو ہمارے دور کے بنے ہوئے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن کیا یہ پاکستانی قوم اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ جو اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا، جو اس قوم کے ساتھ لوٹ مار ہوئی، جو اس قوم کا مال ڈاکہ پڑا اس قوم کے اوپر، اس کا حساب ہو؟ تو کیا یہ کون کرے گا؟ یہ ادارے ہی کریں گے نا۔ اگر وہاں پہ ریمارکس عدالت دے رہی ہے تو چیمہ صاحب کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور وہاں پر وہ کہ 62-63 پہ سپریم کورٹ عمران خان کو جو ہے وہ صادق اور امین کہتی ہے تو ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ مجھے آپ ایک بتائیں کہ یہ کیسے چلے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں بحیثیت پاکستانی، چھوڑیں اس وقت کہ میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں پوچھوں کہ بھائی میرے ساتھ جو دھوکہ ہوا، میرا جو مال لوٹا گیا ہے، جو فالودے والے کے پاس چلا گیا، جو سائیکل والے کے پاس چلا گیا، جو رکشے والے کے پاس چلا گیا، اور پھر وہاں سے جہاں جن کے پاس گیا ہے، کیا اس کا حساب مانگنا پاکستانی قوم کا حق نہیں ہے کیا؟ میرا حق نہیں ہے کیا؟ مونا کا حق نہیں ہے کیا؟ چیمہ صاحب کا حق نہیں ہے؟ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے، اس قوم کا پیسہ ہے، یہ کتنی آسانی سے لوٹ کے لے گئے۔ اچھا پھر وہ جو طریقہ کار ہے کہ یہاں سے پیسہ بھیجو ہنڈی کے ذریعے بلیک منی کو، اور وہاں سے پھر منگواؤ اور اس کو وائٹ شو کرو، یہ کہاں کا طریقہ کار ہے؟ آپ کسی کو بھی بلا کے بٹھا کے اچھا یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پیسہ باہر سے آ رہا ہے تو کس کھاتے میں آ رہا ہے؟ اچھا آفتاب صاحب یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ موٹیویٹ کر رہے ہیں سیاسی طور پہ ان کیسز کو، مسلسل یہ بات سامنے آتی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور عمران خان صاحب نے لاسٹ ویک جب وہ وزیر اعظم لاہور گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نئے کیسز بھی اب انیشیٹ کرنے کی انہوں نے ایک ہدایت جاری کی، دس واز رپورٹڈ بائی ایوری میڈیا آؤٹ لیٹ۔ اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ اب آپ لوگ بھی انیشیٹ کریں گے نئے کیسز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کو انیشیٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا یہ کوئی حرج نہیں نا، مقدمہ تو کسی وقت بھی بن سکتا ہے۔ جب پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر بنایا، نون لیگ نے پیپلز پارٹی میں بنایا تو کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا نا۔ اچھا میں دوسری ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ چودھری صاحب ہمارے ماہر قانون بیٹھے ہیں، کیا یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتی پاکستانی قوم کہ ایک جج جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ اس کو عمر قید ہو جائے، اور دوسرا جج اس کو لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ضمانت سے رہا کر دو، تو ان میں سے دونوں میں سے کون صحیح تھا؟
समझे ना, ये कौन पूछने का हक रखती है कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है, वो तो क्या आपको हमारा पता ये हक है, नहीं? नैब ने वैसे भी चैलेंज कर दी है आफ्ताब साहब, नैब ने तो वो नहीं, जो मैं तो जमानत एक है वो बात भी कह रहा हूँ चैलेंज कि की है। इतना केस चलने के बाद, इतना सारा मुकदमा लड़ने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद एक कोर्ट फैसला करती है, फिर दूसरा ही जो है उसको कह देता है जी जमानत पे रहा कर, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, मैं आफ्ताब साहब बहसियत पाकिस्तानी पूछने का हक रखता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये पैसा अयान अली के अकाउंट में कैसे गया, ये बिलावल के टिकट कैसे खरीदे गए, उस रिक्शे वाले के साथ क्या ताल्लुक है बिलावल का, ये पूछने का हक कौम नहीं रखती क्या? राइट, ठीक है, फालूके वाले के साथ क्या रिश्ता है वो पूछने का हक नहीं रखती क्या कौम? आरिफ साहब इसका इसका सियासत कहाँ से आ गई? लीगैलिटीज के एतबार से जवाब देंगे, लेकिन बैरिस्टर आमिर हसन की तरफ हम रुख कर लें। आफ्ताब साहब हमारे साथ रहिएगा आप भी। बैरिस्टर साहब आप बताइएगा, क्या आवाम ये जानने का हक नहीं रखती कि बिलावल साहब का क्या रिश्ता है उस फालूदे वाले के साथ या उस आइसक्रीम वाले के साथ जिसके अकाउंट से ये पैसे निकले हैं और जिसके अकाउंट से यही JIT रिपोर्ट में लिखा है कि बिलावल हाउस के खर्चे होते रहे और वहां के एक्सपेंडिचर्स मैनेज हुए? जी बिल्कुल, कौम ये हक रखती है और कौम के इसी हक को मानते हुए पाकिस्तान के अंदर कानून नैब का एक मौजूद है, भले वो हमें पसंद हो या नापसंद हो, और हम उससे हमेशा उसके अगेंस्ट बात भी करते रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मुरवजा कानून है इस वक्त मुल्क का, इसलिए हम उन अदालतों के सामने और उस कानून के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, और इसीलिए हम मौजूद हैं नैब की अदालतों के अंदर, हम मौजूद हैं नैब के सामने, और नैब की प्रोसिक्यूशन का पूरा हक है कि वो बातें अदालत के अंदर लेके आए। लेकिन इसे इस तरह का मलका जज्बात वाला जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने अभी यहाँ पे डायलॉग बाजी की है, ये नहीं बनता। लोग कौम के बड़े और भी हक हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, कौम के हक हैं कि खटक साहब खरबों रुपया लूटे, उन पे केसेस हों और वो दिफा के वजीर रहें, ये भी तो हक है ना। हाँ बिल्कुल बैरिस्टर साहब, मैं मानती हूँ कि हक है, लेकिन मैं मुकदमा, मुझे पूरी बात करने दें जिस तरह आपने सबको करने दी है मोना। चले आप करें, मेरा भी क्लोज क्वेश्चन है वैसे, मैं के नाम क्यों दो जी। जिस तरह आपने आरिफ चौधरी साहब को बगैर तासुल के बात करने दी और आफ्ताब जहांगीर साहब को, उस तरह मुझे भी मौका दे दें। निसार साहब को भी मैंने बिना तासुल के बात करने दिए, आप तो मुझ पर सीधा सीधा से इल्जाम आए। सवाल तो मैं पूछ सकती हूँ, आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन वाले नहीं है। चले आप मुकम्मल करें, लेकिन फिर भी आई गिव इट टू यू, आप मुकम्मल करें, मेरा फिर सवाल है आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सवाल ये है कि जब जहांगीर तरीन को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत करप्ट साबित कर दे और वो गॉड फादर बना हो हुकूमत का, और कोई इदारा कौम का, ये भी तो हक है ना आफ्ताब जहांगीर साहब कि उनसे पूछा जाए, और किसी मेरी बहन की सिलाई मशीनों की कमाई आ जाए, सामने आ जाए, और फिर उस पर छोटा सा जुर्माना करके उसे छोड़ दिया जाए, तो मलका जज्बात से मैं पूछ सकता हूँ कि ये भी तो हक है ना कौम का सवाल करने का। जवाब देना हम तो मौजूद हैं, हम आज मौजूद हैं। आपने भी जवाब देना है, मैंने भी सवाल करना है बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब मुझे सवाल करने दें, आपकी अब इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ कि कौम का बिल्कुल हक है, और आपने कहा कि आप इदारों का, आप अदालत का एहतराम करने, जो आपने जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा है वो तो आई रिस्पेक्ट कि वो दैट इज द कोर्ट्स ऑर्डर, लेकिन आप जो अलीमा खान की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी तो कोर्ट ने फैसला किया है, वो भी कि सुप्रीम कोर्ट गया था, तो आप ये अदालतों का एहतराम कर रहे हैं व्हेन यू ट्राई टू क्वेश्चन दैट जजमेंट। मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और यहाँ पे चौधरी साहब भी तशरीफ फरमा है। बिल्कुल, सजाएं मुख्तलिफ होती है, जुर्माना भी सजा है, और वो कोई गुनाह, कोई कसूर अलीमा साहिबा से, मोहतरमा से हुआ है तो कोई जुर्माना भरा है, और उनके इतने असासे क्यों हैं बाहर के मुल्कों के अंदर, क्योंकि खान साहब तो फरमाया करते थे कि बड़ा बुरा काम है, और खान साहब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और अलीमा साहिबा भी, तो उस पैसे का भी तो पूछना चाहिए। लेकिन बहरहाल हम फिर भी बात नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे ये बढ़ते हैं कि एक कानून का इतलाक होता है, अयूब करता है, जनरल ज़िया करता है, जनरल याह्या करता है, जनरल मुशर्रफ करता है, और मेरा आरिफ साहब बड़े लर्नेंड आदमी हैं, इनके हजूर भी सवाल है और आपसे भी है कि मेरे लिए वही सुकरात का प्याला क्यों, मैं पी चुका हूं, कोई और इंतजाम करो। हम ये सजाएं पहले बगैर किसी जुर्म के 12-12 साल भुगत चुके हैं, हमें पाकिस्तान की अदालतों ने बाइज्जत बरी किया है, और वो कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक आज हमारे मेहमान ग्रामी सारे मोना, मैं कुछ जवाब दे दूं क्योंकि मेरा डॉक्टर का टाइम हो रहा है। अभी आप निकालें 100 डेज प्लान 20 मई
डॉन वो तो अखबार के बिल्कुल अंदर आपकी बात उसके ठीक सारे है, points बैरिस्टर मेरे साहब, सामने गवर्नेंस लिखे इज हैं। वन एस्पेक्ट, उसमें- लेकिन जो उसमें सवाल किया जा रहा है, मौजूद नहीं मैं था उस इनिशियली तरह। आपसे यही पूछना चाह रही थी कि बिलावल साहब तो उसी सुप्रीम कोर्ट की बनाई जेआईटी को जाली जेआईटी भी कह चुके हैं ना। आप तो कह रहे हैं आप एहतराम वो करते तो हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है ना मोना, उन्होंने खुद कहा था उन्होंने कि ये JIT को साजिश जारी किसने नहीं की कहा है? है। किसके कहने पे? बैरिस्टर साहब उन्होंने कहा सिर्फ था बिलावल साहब के JIT हवाले से मेरी रिमार्क्स बात तो दिए थे सुन लें। चीफ जस्टिस फॉर्मर मेरी बात तो सुन लें, अब आपने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये JIT आसमानी सहीफा नहीं है, और ये किसने साजिश करके बिलावल साहब का नाम इसके अंदर, और जब कोई JIT साजिश करे तो वो जाली ही होती है, Right. असली चीज तो साजिश नहीं ना करती, आफताब और वो साहब, आसमानी आपकी- सहीफा भी नहीं है। हाँ, मैं तो मुन्ना इनको जवाब दे दूं, थोड़ा सा आमिर आप साहब बोल को। दें, फिर तो उसके मैं बाद मैं इसलिए आई कहता हूँ कि आए अच्छा, आप चौधरी साहब। positive मैं note इनसे ये पर सवाल करना चाहता हूँ, आमिर साहब, ठीक है, बैरिस्टर आमिर हसन साहब। ये मिनिस्टर्स का क्या काम है कि वो नैब के हरकारे बन के तीनों बैठ जाएं और बात करें कि इदारे हमारा साथ दें? अरे भाई, आप अपनी गवर्नेंस करें और इदारों को अपना काम, Right, okay, हमें point नैब के taken. कवानीन पसंद नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम नैब के सामने पेश बैरिस्टर हैं। साहब आप जवाब आने दें जरा। जी आफ्ताब साहब, अच्छा, आप जवाब दे लें हाँ, ताकि फिर मैं आरिफ जी। साहब की तरफ बढ़ूं। जी जी मुन्ना, बात ही है, बैरिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी JIT का ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि JIT कोई पुरानी सहीफा नहीं है, तो आप चैलेंज कर दो कोर्ट के अंदर कि भाई ये JIT का सिलसिला ही खत्म कर दें, समझे ना, JIT होनी ही नहीं चाहिए। भाई जब JIT बनी है उसमें हो सकता है कि कोई कमी कमजोरी होगी, तो वो आप अपने केस के दौरान दलाइल के दौरान उसको JIT तो साबित करें। पैनामा केस में भी बनी थी जो कि बहुत अच्छी लगती थी पीपल्स पार्टी। अच्छा, वही ना मैं यही कह रहा हूँ कि जब इनके हक में आए तो कहते मिठाइयाँ बांटते हैं, कहते हैं जबरदस्त विक्ट्री का निशान बनाते हुए गाड़ी से उतरते हैं और चढ़ते हैं, फूलों के हार पहनते हैं, और जब इनके खिलाफ आ जाए तो कहते हैं जी ये सब गलत हो गया, सब गड़बड़ हो गई, समझे ना। बात ये है कि अब बिलावल साहब बात कुछ और कर रहे होते हैं, 18वीं तरमीम पे ले जाते हैं कि एक 18वीं तरमीम को छेड़ी तो 1 लाख मार। अबे भाई 18वीं तरमीम को खत्म कौन कर रहा है, उसमें तरमीम तो कर सकते हैं, वो कुरानी सहीफा नहीं है। आमिर हसन साहब, 18वीं तरमीम भी कुरानी सहीफा नहीं है, उसके अंदर तरमीम हो सकती आफ्ताब है। जहांगीर साहब, आफ्ताब साहब, आप तरमीम तो पार्लियामान वो की आइन का कंसेंसस से ही हिस्सा करेंगे है। ना। आपने आप वो मैं एक बात कर रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो जो काम हो सकता है उसमें मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि वो जो जब असेंबली में खड़े होते हैं और उनको जब कोई उनके ऊपर करप्शन का हाथ डालने की पीपल्स पार्टी का हाथ डालते हैं तो वो 18वीं तरमीम को बीच में ले आते हैं। तो भाई 18वीं तरमीम से क्या लेना देना, 18वीं तरमीम आएगी, असेंबली में आएगी, बैरिस्टर साहब, आफ्ताब साहब, आफ्ताब साहब, बैरिस्टर साहब, अभी दूसरे भी जो यहाँ पर है जेंटलमैन, उनको मौका मुन्ना दें। साहब जी, मुझे पता है आपकी ट्रेनिंग उधर से हुई है। मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दें, मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा जी, कि चले, ओके, थैंक यू आफ्ताब साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ओके, बैरिस्टर साहब आपका भी पॉइंटर आ गया है। अब जरा हम लोग बात कर लें, चौधरी साहब आपकी तरफ भी काफी चीजें आई हैं टू एक्सप्लेन, तो आप इस सब में जरा कानूनी जो राय है वो बताएं हमें, इसमें क्या सबसे पर्सपेक्टिव है। इम्पोर्टेंट बात यह है, जहां तक बैरिस्टर साहब का ताल्लुक है, उन्हें अपनी पार्टी का नुक्ता नजर बयान करने का हक है, करना चाहिए, लेकिन एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या, और वो सबको मालूम है कि 2 wrongs डोंट मेक ए राइट। आप सिर्फ ये कह दें कि जी फलां जो है वो भी तो कर रहा है, फलां भी तो कर रहा है। आज तक मैंने इन केसेस में किसी की तरफ से भी डिफेंस नहीं देखा, सिवाय इसके कि ये कहा जा रहा है कि जी वो एक इत्तेफाक से इन्हें अलीमा खान मिल गई, वो हेलीकॉप्टर का केस मिल गया, वो यानी इस तरह की बातें जो इतनी इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। अगरचे मैं इस हक में हूं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए, और मैंने शायद कल भी एक जगह कहा कि नैब को ये चाहिए कि अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करने के लिए, और ये जो लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है इसे साफ करने के लिए, ये जो जितने इस तरह के केसेस हैं जिसमें वो समझते हैं कि कुछ नहीं बनता, उनको साफ कर दे, इन्वेस्टिगेट करे मामला। अब मेरे नजदीक ये चाहे लीडर ऑफ दी अपोजिशन हो और चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनके सर पर इस तरह के इल्जाम का लटकता रहना, ये क्रेडिबिलिटी उनकी जो है हमारे नजदीक ये हमें तकलीफ। Potential to make us stronger through cooperation and collaboration. Our interests are economic growth, social sector development improvement, governance, promoting peace and democratic values are aligned, and on behalf of the government of the Punjab, I assure you that we will continue to work together for the interest of our people and our country.
The Government of the Punjab appreciates the support that British government provides to the Department of International Development and Health Education. We look forward to enhance the technical support and collaboration in the areas improving governance for more efficient and transparent institutions, which our government and especially our Prime Minister has on top his agenda for Naya Pakistan. In the end, by wishing the Queen a very happy birthday and wishing for continuation for cooperation that would benefit the people of Pakistan and United Kingdom and bring prosperity to the two countries. Thank you very much. ताकि किसी तौर पर भी इन लोगों का चेहरा जो है उसे साफ कर सके, बल्कि उसके ऊपर और तकद्दर आ रहा है। और हमारे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, काबिल एहतराम है। मैं ये चाहता हूं कि अगर वो बेगुनाह है तो फिर फौर उनका मामला जो है तय किया जाए, और अगर गुनहगार है तो कोशिश होनी चाहिए कि उनसे पैसे भी रिकवर हो। ये तो एक देखें नेवर एंडिंग केसेस है आरिफ साहब, वो आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये खत्म ही कभी नहीं होते। निसार साहब, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992 का हवाला दिया गया है, इसके बारे में बताइएगा कि इसमें एक शिफ्ट है जो ये कहती है कि आप बैरून मुल्क जो भी पैसा आएगा आप उसके सोर्स को क्वेश्चन नहीं करेंगे कि वो कहां से आ रहा है। तो वो जो बात अब सामने आ रही है वो ये कह रहे हैं, जो मुबैना तौर पे उनका इल्जाम है कि इसकी वजह से इस तरह की चीजों को जन्म दिया जाता है कि आप बाहर से पैसा आ रहा है, आपने सवाल ही नहीं किया कहां से आ रहा है, आपने एज इट इज जाके डिपॉजिट करा दिया बैंक अकाउंट में। ब्लैक मनी को वाइटन करने वाली जो बात जो आपने शुरू में आपने जिसका जिक्र किया था, वही मैंने कहा कि जब बाकी पिछली हुकूमतों ने इस तरह की कोई स्कीम वो लाए तो उस पर क्या क्या एतराज नहीं हुए। दूसरी बात जो है, मैं देखें हमारे दोस्त हैं बड़े काबिल एहतराम आफ्ताब जहांगीर साहब, बड़े शरीफ आदमी हैं, सच्ची बात मेरे दिल में बहुत एहतराम है उनका, और उन्होंने कहा जी कि सबको हक हासिल है ये सवाल करने का। मैं आपकी विसादत से ये कहना चाहूँगा कि क्या हमें ये हक नहीं है पूछने का कि दुनिया जहान के इल्ज़ाम आप हमारी क़यादत पे लगाते हैं, दुनिया जहान के इल्ज़ाम, दुनिया का कोई इल्ज़ाम नहीं जो आपने हमारी क़यादत पे नहीं लगाया। तो मैं पूछने का हक नहीं रखता कि हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? जो उनके दाएं बाएं लोग बैठे हैं जिनके बारे में खुद कहते रहे कि ये चोर हैं, डाकू हैं, सबसे बड़े डाकू हैं, जब इनकी तिलिस्माती लॉन्ड्री में धुलते हैं तो बिल्कुल पाक साफ और पवित्र हो जाते हैं। देखें बात ये है कि ये दो कानूनदान ये मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, चौधरी साहब भी, बैरिस्टर साहब भी। मैं इनकी मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कौम देख रही है कि गवर्नमेंट का और जो नैब का जो उनका एक जो उन्होंने तय कर लिया, एक पॉलिसी बना ली है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनके बारे में उनका असूल ये है कि दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जो उनके अपने लोग हैं उनके बारे में जो एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है कि दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। राइट, ओके, ये वैसे नैब ऑर्डिनेंस की बात आप कर रहे हैं, ये इनकी नैब और गवर्नमेंट की ये जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ये पॉलिसी, और उसकी जद में कौन है? अपोजिशन के लोग। वन साइडेड इत्तेसाब के नाम पे इंतकाम है, टारगेटेड है, पोलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई क्रॉस दी बोर्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये तो वैसे नुक्ता आरिफ साहब को मैं उनकी तरफ लाऊंगी कि ये अक्रॉस द बोर्ड वाली बात आरिफ साहब आप नोट रखिएगा अपने पास। लेकिन चीमा साहब ये बताइएगा, आपके टाइम पे भी, पिछले PMLN दौर में भी बड़े केसेस बने, ये फेक अकाउंट्स केस 2015 का है ही आपके ही टाइम का केस। ये बताइएगा जब आपने ये एस्टैब्लिश किए, हमें डॉक्टर आसिम याद हैं, हमें शर्जील मेमन याद हैं, अयान अली हमें याद हैं, तो ये सारी चीजें हमने देखा कि फिर इवेंचुअली खत्म हो गई। आई डोंट नो व्हाई, कभी समझ नहीं आया क्यों खत्म। मैं आपको विदाउट मैं आपको विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन ये बताऊं, हमने अपनी गलतियों से सीखा, हमने गलतियां की हैं, माजी में हमने गलतियां की हैं, हमने भी की हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी की हैं। नैब के कवानीन में जो हमें तरमीम लानी चाहिए थी वो नहीं लाए, वो भी नहीं लाए, इनमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए थी, हम नहीं लाए। हमने अपनी गलतियों से सीखा है, हम इनसे कहना चाहते हैं कि ये हमारी गलतियों को ना दोहराएं। अच्छा, ये बाद में पछताएंगे। और ये जो जिनका आप जिक्र कर रही थी फवाद चौधरी साहब, मैं तो ये चश्मे तसव्वुर से देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में, आने वाली हुकूमत में वो जो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होंगे और उसके भी तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं तो
بالکل وہ کیونکہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جی. لیکن نثار صاحب ذرا اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ اکنامک ریفارمز ایکٹ ہے، اس سے یہ چیزیں جو انیشل سوال تھا کہ ڈیوبیس نہیں ہوتی کہ اگر اس سے سورس ہی کوشچن نہیں ہوتا کہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے جدھر سے مرضی آئے ابھی ایکسپٹ اٹ ان پاکستان. نہیں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ اس کا یہ سورس کا پتہ ہونا چاہیے. 1992 میں کیوں یہ شرط رکھی گئی؟ میں نے کہا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یعنی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، چلے کہ غلطیاں اللہ جانے کہ یہ اب کنسنسس ہو ہمارے پارلیمان میں، اب جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں کوئی اس کی طرف نظر ثانی ہو. تو بیرسٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ نیب لاز پہ تو جو غلطی ہوئی ہے اس کو ترمیم کرنے کی، نہ کرنے کی ترمیم، یہ تو بلاول صاحب بھی کہہ چکے ہیں، جب آپ کو یاد ہوگا وہ ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب سے تو انہوں نے باہر آ کے پریس ٹاک میں کہا تھا کہ آپ نے نہیں اس کو چینج کیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ موٹیویٹ کر پائیں گے پارلیمنٹ کو کہ اس کو ترمیم کی جائے اور حکومتی جماعت کا اس کے ساتھ آپ کا ساتھ ہوگا ریگارڈنگ دس میٹر؟ دیکھیے مونا صاحبہ، ہمارا اپنے دور کے اندر بھی ہم کوشش کرتے رہے کہ اس پہ ہمیں ترامیم لے کے آنی ہے، کیونکہ جب یہ نیب کا ادارہ جنرل مشرف کے دور میں بنا تھا تو یہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنا تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے 27 کے قریب ایم این ایز کو توڑا گیا پیٹریٹ بنا کے، اور پھر ایک ووٹ کی اکثریت سے ظفر اللہ جبالی کو وزیر اعظم بنوایا گیا تھا. تو اس لیے یہ نیب کا ادارہ بنا ہی اس کام کے لیے تھا کہ انتقام کے ذریعے اور وہ کہتے ہیں اسٹک اینڈ کیرٹ پالیسی کے ذریعے چلایا جا سکے. آپ ختم کر دیتے بیرسٹر صاحب، آپ کی تو حکومت رائٹ آفٹر آئی تھی. میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں. ہمارے پاس پہلے ہمارے اتحادی پی ایم ایل این تھے، یہ نہیں مانتے تھے. پھر ہمارے اتحادی پی ایم ایل کیو تھی، یہ بھی نہیں مانتی تھی. پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ یہ کام کریں، انہوں نے نہیں مانا. آج ان کی لیڈرشپ اس پہ خود ابھی چیمہ صاحب بھی اور سب معذرت کرتے رہے ہیں. آج کی گورنمنٹ بھی، وزیر قانون بارہا کہہ چکے ہیں کہ اب نیب کے لاز کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود آپ کو یہ نہیں کہتے کہ احتساب کا عمل رکنا چاہیے. احتساب جمہوریت کے لیے ضروری ہے اور اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے. بغیر احتساب کے نہ معاشرے رہتے ہیں نہ ریاستیں رہتی ہیں. لیکن میں نے سوال یہ اٹھایا تھا، جب نیب کے قانون کے تحت ادارے موجود ہیں، احتساب کے نیب موجود ہے، ایف آئی اے موجود ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے موجود ہیں، اس کے بعد آپ یہ کیوں گزرا آتے ہیں بارہا، کیوں بتاتے ہیں کہ نیب آزاد اور خود مختار ادارہ نہیں ہے؟ آپ ایک اس کا وزیر مقرر کرتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں، ایک حکومتی ترجمان کو بٹھا دیتے ہیں، ایک ریونیو کے منسٹر کو بٹھا دیتے ہیں، اور تینوں بیٹھ کے نیب کے ترجمان اور ہرکارے بن کے بات کرتے ہیں. میں نے اعتراض اس پہ کیا تھا کہ یہ نیب کے لوگ کافی اچھا بولتے ہیں. وہ جو حمزہ صاحب کو گرفتار کرنے گئے تھے وہ علامہ اقبال کا خواب بھی جانتے ہیں، سر سید احمد خان کا خواب بھی جانتے ہیں. تو ان لوگوں کو موقع دیں گفتگو کرنے کا. آپ بھائی کام کریں اور اپنی پرفارمنس لوگوں کو بتائیں. نیب کے لوگوں کو اریسٹ کے بعد ان کو اس طرح سے پالیسی اسٹیٹمنٹس اور اس طرح کے بیانات دینے چاہیے، وہ تو بلکہ زیادہ تاثر دیتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. آپ وہ والی چیز گورنمنٹ کو دیکھنا ہے، نیب چیئرمین کو دیکھنا ہے. نہیں تو وائی آر یو ایز اے ریپرزینٹیٹو آف دا اپوزیشن آپ کیوں اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ وہ کرتے ہیں تو وہی کریں؟ مونا صاحبہ میں ہی تو سوال اٹھا رہا ہوں کہ وزراء کا کام حکومتی ترجمانی کرنا ہے، نیب کی ترجمانی کرنا نہیں. اب کل کا واقعہ 3 چیزیں ہیں. آپ نے 2 کا ذکر کیا، ایک پریس کانفرنس منسٹرز کی طرف سے، ایک پرائم منسٹر کے ٹویٹ کا ذکر کیا جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا لیگل سسٹم ایسا ہے کہ کوئی جو مافیاز ہیں یا جو ہیں لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور قانون ان کی مدد کرتا ہے. اور کل ایک تیسرا واقعہ ہوا کہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم ملک کے اندر بہتری چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ حکومت اور قانون ساز ادارے تعاون نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ کا تینوں چیزوں کو ملائیں. جی پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ میں نے کہا نا. اور قانون ساز ادارے میں کیونکہ گورنمنٹ اکثریت میں ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو بری الذمہ آپ قرار نہیں دے سکتے ہیں. تو ضرورت تو یہ ہے کہ یہ تمام ادارے ملیں، ملک کے اندر احتساب کا مؤثر ادارہ لے کے آئیں. اور ابھی چودھری عارف صاحب نے کہا کہ میں ڈیفنس میں ہم کہتے ہیں وہ برا، میں نے نہیں کہا. میں نے چودھری صاحب کہا کہ ہم تو پیش ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے. لیکن آپ بھی تو یہ بتائیں نا کہ کیا احتساب ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو مخالفین آپ کے ہوں، جن کے ووٹ آپ سے زیادہ ہوں، جو کسی وقت آپ کو الٹ پلٹ کے رکھ سکتے ہوں، انہیں تو آپ پکڑ لیں تاکہ سونجیاں ہو جن گلیاں کے بچ مرزا یار پھرے، اور ان کے بارے میں جو اپنے پہلو میں بیٹھے ہوں انہیں آپ بچا کے رکھیں. تو چودھری صاحب ضروری نہیں کہ سرکاری ادارے پہ بیٹھ کے سرکاری موقف کا اعادہ کیا جائے.
कि कोई सरकारी मौक़िफ़ आप पे फर्ज नहीं कर दिया गया जैसा कि पहले माहिरीन पे कर दिया गया। आई एम श्योर दैट्स नॉट द केस। वो तो आपसे मैं उम्मीद अगर आरिफ साहब का इंडिपेंडेंट व्यू है बैरिस्टर साहब, आप उनको क्यों मैंने तो कभी किसी ये बात आप तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। नहीं, दिस इज नॉट नाइस। ये बैरिस्टर साहब उनका अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, आपने ऐसे में बायस का है। कोई भी नहीं ये बात कहता। अच्छा राइट, ओके। एक फोन पे हमारे साथ शौकत बसरा साहब है, रिप्रेजेंटिंग द पीटीआई। बसरा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया आप मौजूद हुए हमारे साथ। जी थैंक यू मोना जी। बसरा साहब ये बताइएगा, हमारे साथ यहाँ आरिफ चौधरी साहब भी हैं, निसार अहमद चीमा साहब हैं रिप्रेजेंटिंग द पीएमएलएन, और बैरिस्टर आमिर हसन हैं लाहौर से पीपल्स पार्टी से, और हम सबसे यही गुफ्तगू कर रहे थे जो इस वक्त बात की जा रही है नैब को कौन मुतनाज़ बना रहा है। और नैब के हवाले से अभी बैरिस्टर आमिर हसन कह रहे थे कि हुकूमती वुज़रा को बयानात नहीं देने चाहिए, तो व्हाट्स योर टेक, आप क्या कहेंगे? मोना बात ये है, मेरा ख्याल में ये सिर्फ क्योंकि इनको पता है कि हमने जो कुछ करप्शन की है, जो कुछ लूटमार की है, जब ये पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं जी कि नैब जो है वो मिला हुआ है हुकूमत के साथ, ये वही नैब है। जब ये 10 साल हुकूमत में रहे तो ये नैब बिल्कुल अच्छा था, नैब में कोई नुक्स नहीं था, नैब बड़े फरिश्ते थे, और चेयरमैन नैब को किसका लगाया हुआ है? वो भी ने दोनों पार्टी का लगाया हुआ है। असल में प्रॉब्लम यह है, मैं अपने दोनों भाइयों को, मेरे बहुत ही, हम दोनों इकट्ठे हम लोग प्रोग्राम में आते रहते हैं, इनको करना ये चाहिए बजाय पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के। एक तो इनको अच्छा जो लूटमार की है, जो इल्जाम आते हैं उनका जवाब नहीं देते। अच्छा क्या करेंगे वो देखें जी, तहरीक इंसाफ वाले उन पे इल्जाम आते, तो मैं निसार चीमा साहब से भी, बैरिस्टर साहब दोनों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लोग हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, मैं इनसे ये कहूंगा कि टेलीविजन पे नारे मारने की बजाय ये काम करें। जिस तरह आप देखें ना अपोजिशन में आप क्या काम करें? नहीं मैं बताता हूँ वो क्या काम होता है। देखिए बीआरटी वाला मामला हुआ पीपल्स पार्टी। एक मिनट प्लीज, आप अपने टर्न पे जरूर बात कीजिएगा। इन लोगों ने वो सारी चीजें जाके चेयरमैन नैब को पेश की है कि देखें जी इनके खिलाफ एक्शन लें। अब अगर वहां में करप्शन हुई है, लूटमार हुई है, तो डेफिनेटली उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और इनको भी ये चाहिए कि इनके पास जो सबूत मौजूद हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं, बजाय प्रोपेगेंडा करने के, बराए तनकीद करने के, इनको वो तमाम की तमाम चीजें, और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून वालों से कहूंगा, इनको तो आजकल रिलीफ भी बहुत मिल रहा है। और आपको पता है कि अगर रिलीफ इनको ना मिले तो ये अदालतों पे चढ़ दौड़ते हैं, फिर कहते हैं ये फौज के मारे हुए जज है, ये खलाई मखलूक फैसले करवाती है, फिर लाहौर इस्लामाबाद से लाहौर तक उनके खिलाफ ये लॉन्ग मार्च कर देते हैं, कभी फौज के खिलाफ, कभी अदलिया के खिलाफ। और फिर आपको ये भी याद होगा जब फैसले के हक में आते हैं फिर हक पर सच की फतह हो जाती है, और फिर ऐसा रिलीफ मिलता है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मुल्ज़म बगैर अदालत में पेश हुए, छुट्टी वाले दिन अदालत भी खुलती है, रिलीफ भी मिलता है। तो मैंने ये कहूंगा कि चौधरी निसार साहब माशाल्लाह वैसे भी एक ऐसी फैमिली से हैं जो लॉ नोइंग है, इनके अंदर जजेस हैं, तो इनको कहूंगा कि मेहनत करें थोड़ी सी। हमारे साथ रहिएगा, जरा बाकियों के भी मौक़िफ़ आ जाएं। आरिफ साहब, एक तो जो बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने आपको उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल उनका साथ नहीं दे रहे हैं और आपने कोई उनके फेवर में लीगैलिटी नहीं निकालेंगे, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बैरिस्टर साहब खुशकिस्मती या बदबख्ती ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो राजी नहीं है मुझसे। उसकी वजह यह है कि मैं जब बैठता हूँ, चाहे ये सरकारी टेलीविजन हो या गैर सरकारी हो, जो बात मुझे समझ आती है, जो मैं समझता हूँ कि दयानतदारी से करनी चाहिए, मैं करता हूँ। जहां तक ये अक्रॉस दी बोर्ड वाली आपने बात की, मैं ज्यादा वक्त इस पे लगाना चाहता हूँ बजाय वक्त जाया करने के। देखिए बात यह है कि केसेस की नौयत को देखा जाता है, आप पहली बात, और फिर उसकी मुद्दत को देखा जाता है, कब से केसेस कौन से शुरू हुए हैं। अगर कोई केसेस इमरान खान के खिलाफ आप समझते हैं कि जी हेलीकॉप्टर का केस है, तो वो अभी कल की बात है, और उसकी नौयत भी जो है टोटल 37 लाख रुपया बनता है। और वो भी इस सूरत में अगर ये उनका हक मान लिया ना माना जाए और कहा जाए कि नहीं जी इमरान खान साहब को ये हक नहीं पहुंचता था कि वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर सवारी करते, जो जहां तक मुझे इल्म है। इसी तरह बाकी मामला जो है जो इनका ताल्लुक है, अभी जू ये इसमें इख्तियार को चलाएंगे, इख्तियार इनके पास आएगा, मामला ये तय करेंगे, फिर पता चलेगा कि ये कहाँ
करप्शन कर रहे हैं। अब मामला आपकी उन हुकूमतों का है जिन्होंने 10-10 साल गुजारे हैं और कुछ ने तो इससे भी ज्यादा, और फिर चीजें इतनी नुमाया हैं कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस अगर उठा के देख लिया जाए तो आपकी वो हुकूमत जिसने यहाँ बहरिया वालों को वो कुछ दिया, जो जब वो हुकूमत यहाँ से खत्म हुई मरकज से सूबे में चली गई तो उसके साथ ही वो वहां चले गए, और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस उठाकर देख ले कि वहां क्या कुछ दे दिया गया। तो ये कि अगर सारा कुछ ये करप्शन का मामला आपका है और उसके बाद नून वाले जो है उनके साथ ये चीजें हैं, तो भाई आप उन्होंने भी इतनी लंबी देर तक इक़्तिदार उनका था, ये केसेस जो है इनको पहले फैसला होना चाहिए, उसके बाद वो दूसरे केसेस जो आएंगे तो ये मामला अक्रॉस द बोर्ड ही होगा। बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, चीमा साहब का भी आखिरी मिनट से लास्ट मिनट है, चीमा साहब आपका भी पॉइंटर आ जाए। मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि ये पेशावर वाला ये जो BRT का जो मंसूबा है, जो KP का उनका वाहिद मेगा प्रोजेक्ट था, जो उनकी नायली और बात इंतजामी का बोलता सबूत बन गया है, पेशावर को खंडर बना के रख दिया है। अखराजात की हालत ये है कि लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद की मेट्रोज का मजबूरी तौर पे अखराजात उनसे भी बढ़ गए अखराजात। अच्छी खबर सुनाऊं, फैसल करीम कुंडी साहब चले गए हैं नैब में इस केस को लेकर। नहीं, बड़ा अच्छा है और जाना भी चाहिए। दूसरा ये कि देखें कि पूरी कौम इस नालायक टोले की बद इंतजामी और नायली की इस्लाह भुगत रही है। हमारे बस्सा साहब जो हैं वो खुद बड़े काबिल आदमी हैं और बड़े फाल हैं, मुतहर्रिक हैं, बड़ी सलाहियतें हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। आखिरी बिल्कुल लास्ट मिनट, बसरा साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा बैरिस्टर साहब का बिल्कुल, बैरिस्टर साहब लास्ट फ्यू सेकंड्स है, देन आई विल हैव द फाइनल वर्ड फ्रॉम बसरा साहब। देखिए जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गवर्नमेंट काम करे, इदारों को उसका काम करने दें। बाकी बसरा साहब की बात का मैं गुस्सा नहीं करता, दो बड़े तगड़े पॉलिटिकल वर्कर हैं। एक तारिक गवर्नर सिंह जो हैं उन्होंने एक गाना गाया था खान साहब के हक में, और एक बसरा साहब ने गाना गाया था जरदारी साहब के हक में, बड़ा वायरल भी हुआ है। तो बसरा साहब तो कल तक कुरान और कस्में उठा के आसिफ अली जरदारी की पाक दामनी के कस्में खाते रहे हैं, तो मैं इनकी बातों पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। बेचारे PTI में लेट कमर है और इन्हें अभी बड़े जोरों से मनवाया जाना है, तो बेचारे लगे रहे थोड़ी देर। मैं इसलिए इनके बारे में नहीं, मैं सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि ये गवर्नमेंट की नाकामी हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत की नाकामी का मतलब रियासत की और आवाम को हकूक का ना मिलना होता है। मिलकर इस मुल्क को कानून साजी करने दें और हुकूमत करे। बैरिस्टर साहब ब्रेक लगा लें। बात ये है, मैं तो ये कहता हूं कि जिसने करप्शन लूटमार की है वो खा शौकत बसरा है, खा मिस्टर अमर है, खा निसार कीमा है, और खा कोई भी है अक्रॉस द बोर्ड, ये तो बात करते हैं। मैं कहता हूं उनको चौकों चौराहों में मुना लटकाना चाहिए। और दूसरी बात, अभी बैरिस्टर साहब ने कही, मैंने जरदारी साहब या किसी को भी, मैंने अपनी कब्र में जाना है, किसी की करप्शन को मैंने कभी डिपेंड नहीं किया। और दूसरी बात देखिए, मुझे तो हंसी आती है जब ये दोनों पार्टियां करप्शन को डिफेंड करती है। यार फाइनली 4 बड़े आदमों में आपने प्रॉपर्टियां बना ली। मियां नवाज भी करप्शन लूट मार में अदालत ने फैसला दिया है, वो जेल में पड़े हैं, और ये देखने भाषण देते हैं तरीके इंसाफ, तो इनको मेरे ख्याल में अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। चले नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, शार्प एंडिंग फीडबैक दीजिएगा, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।